आज की चर्चा। सुमिता की ओर से नमस्कार स्वीकार करें। आज की चर्चा इस प्रोग्राम को लेकर हम आ गए हैं आपकी सेवा में, आपका साथ देने के लिए। आपको याद दिला दें, जो कार्यक्रम है इस समय रेडियो मॉरिशस पर चल रहा है, साथ ही एमबीसी के चैनल 3 पर आप हमें लाइव देख पा रहे हैं। साथ ही इसी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण इस समय रेडियो मॉरिशस के फेसबुक पेज पर भी हो रहा है। तो जहाँ कहीं से भी आप हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये भी याद दिला दें, इसी कार्यक्रम का रीब्रॉडकास्ट जो है आप आज ही सुन पाएंगे रेडियो मनोरंजन पर दोपहर के 3 बजे। साथ ही इसे आप देख पाएंगे एमबीसी के चैनल 3 पर दोपहर के 4 बजे। तो आइए आज की चर्चा इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस महीने की 16 तारीख को यानी कि 16 मई को एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी कि साथ मिलकर शांति से जीने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग इन पीस टुगेदर। और आज के समय में शांति से जीना, भाईचारे की भावना रखना, एक दूसरे का सहयोग करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग बन गया है हमारे जीवन का। आजकल बहुत कुछ हो रहा है पूरे विश्व भर में, कहीं अशांति फैली हुई है, कहीं पर जो है विचारों का मतभेद है। और इन्हीं सभी चीज़ों के चलते जब ऐसे दिन आते हैं, यह हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या वाकई में हम शांति से अपने जीवन को व्यापन कर रहे हैं। और आज के इस विषय पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे बीच प्रोफेसर राजशेखर जी जुड़ चुके हैं, आईसीसीआर चेयर हिंदी एमजीआई में, और साथ में ये लेखक भी है, कहानीकार भी है और हमारे रेडियो पर कार्यक्रम भी प्रस्तुत करते हैं। तो प्रोफेसर राजशेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है आज का हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार आपको। नमस्कार, और सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। और प्रोफेसर जी, इस विशेष दिन की बात करें, इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग इन पीस टुगेदर, तो शांति का अपने आप में बहुत ही बड़ा महत्व है। जी। आजकल हम जीवन में बहुत सारी ऊंचाइयों को प्राप्त कर चुके हैं, बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन एक समय हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसा आता है कि वो थोड़ी सी शांति चाहता है, थोड़ा सा सुकून चाहता है। फिर चाहे वो उसके निजी जीवन में हो, उसके पारिवारिक जीवन में हो, उसके समाज में हो या देश में हो। तो इस दिन का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपसे हम जानना चाहेंगे। जी, बहुत अच्छी बात जो है आपने कही। देखिए, आम जीवन में प्रायः हम कहते हैं कि मुझे शांति चाहिए। यह वही शांति है जिसकी खोज में कभी गौतम बुद्ध निकले थे, कभी महावीर निकले थे। और जब हम पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में जब शांति की बात करते हैं, तो उसका सीधा सा संबंध आपसी प्रेम भाव, मानवता की स्थापना करना, आर्थिक समानता को बढ़ावा देना और स्त्री पुरुष संबंधों के बीच एक सामंजस्य पैदा करना भी होता है। जैसा कि आपने कहा कि इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस, यानी हम सभी को केवल एक समाज या परिवार के अंदर ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में शांति के साथ हमें जीना चाहिए। बिल्कुल, यह जो है इसका एक मुख्य उद्देश्य है। लेकिन कई बार हम अपने उद्देश्यों से भटक जाते हैं और हम यह नहीं सोचते कि जितना जीने का अधिकार मुझे है या हमें है, उतना ही अन्य लोगों को भी है। तो इसलिए आप देखेंगे कि जो यूनाइटेड नेशंस हैं जी, इन्होंने 2017 में यह निर्णय लिया कि पूरे विश्व में शांति स्थापित करने के लिए 16 मई के दिन को हम एक लोगों के बीच जागरूक पैदा करने के लिए एक ऐसा दिवस मनाएंगे जिससे लोगों को एक सकारात्मक संदेश जाए कि हमें मिलकर रहना है। दूसरी बात यह है कि 2018 में पहली बार यह दिवस मनाया गया और इसका सबसे जीता जागता उदाहरण है जब कोविड 2020 में हम इस महामारी से गुजर रहे थे, तो पहली बार
जब पूरे विश्व की जो मानव की जो सभ्यता है वो खतरे में थी, और हमने यह महसूस किया कि जो दवाई है या जो भी आविष्कार हैं या जो वैक्सीन है वह सभी के लिए है, और यह मानवता का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए सभी देशों को मौका दिया गया कि आप अपनी सीमाओं को, अपनी देश की सीमाओं को त्याग कर पूरे विश्व के बारे में सोचें। तो कहीं न कहीं इसका जो उद्देश्य है वह बहुत ही व्यापक है, और उस व्यापकता को एक अर्थपूर्ण तरीके से हमें सोचना चाहिए कि जियो और जीने दो। पूरे विश्व में खुद भी अपने देश का सम्मान करें और बाहर के जो देश हैं उनका भी सम्मान करें, और वहाँ रहने वाले नागरिकों के बारे में भी हम सोचें। यानी कहीं न कहीं कोई भी व्यक्ति अपने परिवार से, समाज होते हुए अपने देश के माध्यम से पूरे विश्व के कल्याण की बात सोचे। यही इस दिवस का उद्देश्य है। जी, जैसे आपने कहा कि जियो और जीने दो, सुनने में ये बहुत ही छोटा लगता है, लेकिन अपने आप में इसके पीछे एक बहुत ही गहरा जो है एक उद्देश्य छुपा है, एक बहुत ही डीप मीनिंग है इसके पीछे। क्योंकि जब तक हम अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत करते हैं तब तक हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारा जो नज़रिया है वो औरों के जीवन पर भी पड़ता है। अगर हम एक परिवार में रह रहे हैं जहाँ पर माता पिता है, बच्चे हैं, हर उम्र के लोग हैं, और परिवार में भी शांति से जीना अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे जीवन का हिस्सा होता है। क्योंकि अगर मन की शांति चाहते हैं तो वो जिस भी चीज़ की हमें इच्छा होती है या चाहत होती है उसकी शुरुआत हमारे भीतर से होती है, फिर वो हमारे परिवार तक जाती है, फिर वो हमारे समाज, हमारे देश और विश्व तक पहुंचती है। तो यदि एक व्यक्ति अपने परिवार में ही उस शांति को महसूस नहीं करता है तो शायद फिर समाज में भी वो उसका जो है मन का जो कहते हैं मन जिस तरह से विचलित होता है, मन शांत नहीं है, और मन शांत नहीं होता है तो हम अच्छे निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो परिवार के स्तर पर यदि हम शांति की बात करते हैं तो कौन से ऐसे कदम उठा सकते हैं कि आपसी मतभेद कम हो और कहीं ना कहीं परिवार में एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान हो? क्योंकि समय के साथ हम देख रहे हैं कि परिवार में दूरियां बढ़ते जा रही है, और इस दिन को मनाने का उद्देश्य सिर्फ राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है, पारिवारिक स्तर पर भी है। बिल्कुल। देखिए, स्वभाव से ही मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी होता है। केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले बहुत से जीव जंतु जो हैं वे भी सामाजिक होते हैं जी। और उसी से इस सृष्टि का जो एक संचालन है वो चलता रहता है। परिवार एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है जहाँ पर शांति होनी बहुत ज़रूरी है। यदि परिवार में एक आपसी मतभेद हो, लड़ाई हो, भाईचारा नहीं हो या किसी भी तरह का मन मुटाव हो तो वह एक परिवार जैसी संस्था के लिए खतरा पैदा कर सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले परिवार के अंदर एक संवाद की भूमिका होनी चाहिए। यदि हम संवाद, आपसी संवाद और अभिव्यक्ति नहीं करते हैं तो इससे बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। दूसरा है कि आपस में एक दूसरे के प्रति हमें सम्मान की भावना रखनी चाहिए। त्याग की भावना, हम यह उम्मीद ना करें कि दूसरा जो है केवल त्याग करे और हम त्याग नहीं करें। और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे परिवार के बीच लोभ लालच ना आए। जब हम परिवार की बात कर रहे हैं तो पति पत्नी तो वहाँ हैं ही, बच्चे भी हैं, लेकिन साथ साथ जो हमारे भाई हैं, बहन हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वे सभी हैं। और जब आप देखेंगे कि हम अपनी सभ्यता और संस्कृति के हिसाब से जब बात करते हैं तो परिवार का मतलब होता है संयुक्त परिवार। क्योंकि कहीं न कहीं हमारा जो समाज है वह एक कृषि प्रधान समाज रहा है और कृषि प्रधान समाज में संयुक्त परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और इसको मैं एक उदाहरण के साथ जोड़ना चाहूँगा कि जब हम रामायण पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह से एक महापुरुष राम
अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए, उनके वचन को निभाने के लिए 14 साल वनवास जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या आज की पीढ़ी अपने पिता के आदेशों को इस तरह मानने के लिए तैयार है या नहीं है? यह एक बड़ा प्रश्न है। और भ्राता भरत, जिसको राजगद्दी मिलने के बावजूद जिसने राजपद का त्याग किया, क्या उस तरह की त्याग की भावना है आज के समाज में? आज के समाज में? जी। क्या लक्ष्मण जैसा कोई भाई है जो अपनी सुख शांति त्याग कर अपने बड़े भाई की सेवा में जाने के लिए अग्रसर हो? और ये सारे जो निर्णय हैं रामायण में, जो सभी लोगों ने अपने अपने स्तर पर त्याग किया, जी। चाहे वो उर्मिला हो, जी। उन्होंने त्याग किया, जी। एक स्त्री का त्याग है, एक माँ का त्याग है। जी। और देखेंगे कि जितने लोग हैं कहीं ना कहीं वो त्याग कर रहे हैं। जी। तो परिवार में त्याग की भूमिका बहुत बड़ी होती है। इसी से परिवार में एक सामंजस्य पैदा होता है। और जब ये त्याग, स्वार्थ जब किसी भी परिवार से समाप्त हो जाता है तो फिर महाभारत होता है, जिस तरह से दुर्योधन के चरित्र में हम देखते हैं। जी। यानी हमारे पास ऐसे सैकड़ों प्रमाण हैं जिसको हम अपने जीवन में अपना सकते हैं। एक चीज़ हमें याद रखना चाहिए कि समाज जो है आदर्शों से चलता है। तो हमारे आदर्श कौन हैं? क्या हमारे आदर्श राम हैं, भरत हैं, लक्ष्मण हैं, उर्मिला हैं, सीता हैं, या हमारे आदर्श दुर्योधन हैं, दुशासन हैं? तो हमें यह निर्धारित करना है। जब हम अपना एक आदर्श निर्धारित कर लेते हैं और उन मार्गों पे चलते हैं तो आप देखेंगे कि स्वतः परिवार में भी शांति होती है, समाज में भी शांति होती है। और जब परिवार मजबूत बनता है तो उससे समाज मजबूत बनता है, और जब समाज मजबूत बनता है तब देश भी मजबूत होता है। जी, बिल्कुल। और जब देश मजबूत होगा तभी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे विश्व के बारे में सोच पाएंगे। बिल्कुल, मतलब कि एक कड़ी कहीं ना कहीं दूसरे कड़ी से जुड़ी हुई जी, है। बिल्कुल। अभी हमने थोड़ी देर पहले समाज में शांति की बात की। आपने जो है अभी के समय में हमारी जीवन शैली काफ़ी बदल गई है, जिम्मेदारियां बढ़ गई है, और हमारी लाइफस्टाइल बदलने के कारण परिवार का जो परिप्रेक्ष्य होता था, जैसे कि एक समृद्ध परिवार होता था, अब वो परिवार जो है एक्सटेंडेड परिवार ना होकर न्यूक्लियर परिवार हो गया है ना। माता पिता रहते हैं, बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग अलग हैं, सप्ताह में कभी एक बार या 2 बार मौका मिलता है जाकर अपनों से मिलने का। तो इसका गहरा प्रभाव हम हमारे नौजवानों पर बहुत देखते हैं, छोटे छोटे बच्चों पर बहुत देखते हैं। तो अगर एक नौजवान नवयुवतियों की बात करें तो किस तरह से जीवन में वो छोटी छोटी चीज़ें शामिल कर सकते हैं रोज़मर्रा के जीवन में, जहाँ पर वो शांति को प्रमोट करें? क्योंकि आजकल नौजवान जो है उनके पास ऑप्शंस काफ़ी है। सोशल मीडिया के चलते काफ़ी ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वो किसी भी समय जुड़कर कुछ भी देख रहे हैं और उसका गहरा प्रभाव उन पर पड़ रहा है। और जो कुछ हम देखते हैं ऑब्वियसली उसका असर तो हमारे मानसिक स्तर पर होता ही है, और जो हम ग्रहण करते हैं वही कहीं ना कहीं कर्म के रूप में हमारे भीतर से निकलता है। तो खासकर नौजवानों की बात करें तो कौन सी ऐसी छोटी छोटी बातों पर वो ध्यान दे सकते हैं ताकि शांति को अपने जीवन में जो है शामिल कर पाए? जी, जब हम युवाओं की बात करते हैं खास करके आज के परिप्रेक्ष्य में जी। तो हम लोगों को इन बातों पर ध्यान देनी चाहिए कि हमें चाहिए क्या। और जहाँ तक मुझे लगता है कि हमें कहीं ना कहीं मानसिक शांति चाहिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। और इस मानसिक शांति को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में सोचना चाहिए। जी। एक चीज़ मैं जितने भी युवा वर्ग हैं जो हमें सुन रहे हैं या देख रहे हैं, मैं उनसे इस संबंध में बहुत ही स्पष्ट बात करना चाहूँगा कि मानसिक शांति जो है परीक्षा में केवल अंक प्राप्त करके और उन अंकों के माध्यम से कोई अच्छी नौकरी लेकर नहीं प्राप्त की जा सकती। जब आप केवल अपने बारे में सोचते हैं तो वह मानसिक शांति नहीं है। जब आप केवल अपनी खुशी के बारे में सोचते हैं तो
आप इस भ्रम में रहते हैं कि हम बहुत कुछ पा लिए हैं और उससे आपको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। नहीं, जब हमारे कर्मों से, हमारे कर्तव्यों से, हमारे जो जन्मदाता हैं या जन्मदात्री हैं, जब वे प्रसन्न हैं, जब हमारे बुजुर्ग प्रसन्न हैं, जब हम वैवाहिक जैसी संस्था में प्रवेश करते हैं, तब हमारी पत्नी या हमारे पति हमसे प्रसन्न हैं, बच्चे हमसे खुश हैं, तभी मानसिक शांति मिलती है। जी, मानसिक शांति का मतलब केवल यह नहीं है कि केवल हम अपने बारे में क्या कर रहे हैं, बिल्कुल। क्योंकि हमारा एक स्वभाव होता है कि जब समाज में कोई हमें एक आदर्श चरित्र के रूप में देखता है और जब वह देखता है कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसने जीवन में बहुत ही सकारात्मक ढंग से चीज़ों को अपनाया है और आगे बढ़ा है, तो हमें एक आंतरिक खुशी मिलती है। तो सभी युवा वर्गों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप उस आंतरिक खुशी को खोजने का प्रयास कीजिए कि किस मार्फत खोज सकते हैं। जैसे, ठीक है, आप बहुत अच्छी नौकरी करते हैं, दिन भर आप काम करते हैं, आपके कुछ हॉबीज होंगे, आप उसको कीजिए। यदि कोई गायक है तो गाना गाना चाहिए। रचनात्मक होना जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि किसी को खाना बनाना अच्छा लगता है, खाना बनाइए। किसी को घूमना अच्छा लगता है, घूमना चाहिए। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो है आपको उससे मानसिक शांति मिलती है। हाँ, लेकिन यदि आपके कर्मों से आपके समाज को कोई फायदा नहीं पहुंचता, देश को कोई फायदा नहीं पहुंचता, तो आप कभी भी मानसिक रूप से ना खुश रहेंगे और ना ही शांति महसूस करेंगे। बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि ऐसा होता है कि सिर्फ हम जब अपने बारे में सोचते हैं और हमारे भीतर देने की भावना नहीं होती है, तो ऐसे में ऐसा होता है कि सिर्फ समाज का एक वर्ग जो है प्रगति कर रहा है। जी। और वहीं समाज के अच्छे संचालन के लिए हर एक वर्ग का प्रगति करना बहुत आवश्यक है। तो बिल्कुल। सिर्फ मैं जीवन में सफल हो रहा हूँ, यहाँ तक हमें सीमित नहीं रहना चाहिए। एक समय ऐसा भी आता है कि अब मैंने बहुत कुछ कर लिया, अब मेरी बारी है समाज को देने की। तो आई बिलीव ऐसे दिन तब बहुत अपने आप में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य लेकर सामने आते हैं कि हम समाज के प्रति क्या कर रहे हैं, है जी, ना? बिल्कुल। चलिए, जितने श्रोता और दर्शक हमें देख रहे हैं, आपको बता दें कि आज हम इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग इन पीस टुगेदर पर चर्चा कर रहे हैं। साथ मिलकर शांति से जीने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर चर्चा कर रहे हैं, जो इस महीने की 16 तारीख को मनाया गया। आज के इस विषय को लेकर अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, आपका कोई विचार है, आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं, तो 402-8085 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्रोफेसर जी। जी। हमने परिवार के स्तर पर बात कर ली, युवाओं के स्तर पर बात कर ली, उसके बाद हमारा समाज आता है। समाज में कई वर्ग एक साथ मिलकर रहते हैं, कई धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, कई संस्कृतियां मिलकर एक साथ रहती है। मॉरिशस और भारत जैसे देशों की बात करें तो एक ऐसा देश है जहां पर सब रंग एक साथ मिलकर एक इंद्रधनुष का कार्य करते जी, हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में आजकल हम देखते हैं कि कभी कभार छोटी बातों पर मतभेद हो जाता है, अनबन हो जाती है और लोगों में दूरियां आ जाती है, और ये समाज के प्रगति के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जब समाज प्रगति नहीं करेगा तो देश की प्रगति संभव नहीं है। तो किस तरह से छोटे छोटे मनमुटावों को हम दूर रख कर जो है समाज में भी ये एकता और प्रेम की भावना को हमेशा बनाए रख सकते हैं? जी, देखिए, पूरे विश्व में देखेंगे कि कोई भी देश हो, वहाँ विभिन्न धर्म, जाति, समुदाय, जी, विभिन्न वर्ग के लोग जो हैं एक साथ रहते हैं। जी। कई भाषाएं बोली जाती हैं। भारत जैसे बड़े देश में तो आप देखेंगे कि वहाँ पर लगभग 1900 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, जिसका कई भाषाएं तो ऐसी भी हैं कि जिसका कोई साहित्य नहीं है। जी, तो इस संबंध में बहुत ही गहराई से विचार करना चाहिए कि समाज में समानता, भ्रातृत्व प्रेम की बात हमेशा होनी चाहिए। साथ ही साथ हमें सहिष्णु होना चाहिए। हम यदि समझदार नहीं हैं तो कहीं न कहीं समाज में समस्या पैदा हो सकती है। जी, देखिए, इसी हम जब बात करते हैं, हमारे पास एक मुख है, एक मुंह है। उसी मुंह से हम अच्छे वचन भी बोल सकते हैं और बुरे वचन भी बोल सकते हैं। हमारे पास दो विकल्प है। किसी का हम दिल दुखा भी सकते हैं और किसी के
दिल को हम जोड़ भी सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? उसी तरह से जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास खट्टे फल खाने का भी विकल्प है और मीठे फल भी खाने का विकल्प है। तो यह हमें चुनाव करना है कि हम मीठा फल खाएं या खट्टा या कड़वा फल खाएं। जी। तो हम क्यों कड़वा बोलें जबकि हमारे पास इतना अच्छा विकल्प है? आप इतने समझदार हैं, आप अच्छे से लोगों से बात कर सकते हैं। तो समाज में संवाद की भूमिका बहुत बड़ी होती है। यानी हमें सबके साथ अच्छे से संवाद करना चाहिए। यानी यदि समाज के बीच बातचीत ही खत्म हो जाए तो इस तरह की परिस्थिति पैदा होती है और मनमुटाव पैदा होता है। हमेशा याद रखिए कि इस सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने किया है। और जब हम इस बड़े सिद्धांत पर बात करते हैं कि सभी लोगों का, प्रकृति का, यानी सभी वस्तुओं का निर्माण ईश्वर ने किया है और हम ईश्वर के प्रति बहुत ही आस्थावान हैं, तो क्या ईश्वर की बनाई हुई चीज़ों के साथ या व्यक्तियों के साथ या जीव जंतुओं के साथ हम यदि मतभेद रखते हैं, मनमुटाव करते हैं, कड़वे वचन बोलते हैं, तो क्या उससे ईश्वर प्रसन्न होंगे? नहीं होंगे। ईश्वर ने हमें बनाया है मिलजुल कर रहने के लिए, आपसी सद्भाव पैदा करने के लिए, एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए। क्यों हम कहते हैं सभ्यता? सभ्यता हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी लड़ाई जो है सभ्य बनने की है। हम कितना सभ्य बन सकें, क्योंकि हम कभी जंगल में रहते थे और जंगल से जब हमारा शहरीकरण हुआ तो कहीं न कहीं उसमें इसी बात पर बल दिया गया कि हम कितना ज़्यादा अन्य लोगों का ख्याल रख सकते हैं। यदि हम इन सभी बातों पर ध्यान दें तो स्वाभाविक रूप से समाज में आपसी मतभेद खत्म होंगे, स्वार्थ की जो भावना है वह भी समाप्त होगी और समाज में प्रकृति का जो है एक माहौल बनेगा और सभी जगह प्रगति और खुशहाली आएगी। तो इसलिए हमें कहीं न कहीं लोगों के साथ यदि मनमुटाव है तो क्या करना चाहिए? संवाद करना चाहिए। बिल्कुल, कम्युनिकेशन। हाँ, कम्युनिकेशन। ऐसा संसार में देखिए क्या होता है, कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं होता, अंतर सिर्फ इतना होता है कि हम उनके पास कितना ज़्यादा हैं और कितना बेहतर ढंग से हम उन्हें समझते हैं। जो व्यक्ति आपके लिए बुरा है वह किसी न किसी के लिए अच्छा भी होगा, ऐसा हमेशा हमें सोचना चाहिए। यानी सभी लोग अच्छे होते हैं, हम उनके साथ बातचीत करें, संवाद करें, आपसी मतभेदों को सुलझाएं और समाज में शांति का मार्ग प्रशस्त करें। आज की चर्चा। चलिए एक बार फिर से हमारे सभी दर्शकों का और सभी श्रोताओं का स्वागत है आज की चर्चा इस कार्यक्रम में। इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग इन पीस टुगेदर, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं किस तरह से शांति से एक साथ मिलकर हम रह सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब इस दिन को मनाया जाता है तो अपने आप में शांति से रहने का एक बहुत ही बड़ा महत्व हमारे जीवन में होता है। फिर चाहे वो पारिवारिक स्तर पर हो, समाज के स्तर पर हो, देश के स्तर पर हो या फिर विश्व के स्तर पर हो। काफ़ी पहलुओं पर हम ऑलरेडी प्रोग्राम के पहले हिस्से में चर्चा कर चुके हैं। प्रोफेसर जी, आजकल हम देखते हैं कि आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी अशांति फैली हुई है ना? सोशल मीडिया पर छोटी छोटी बातों पर लोग आपस में लड़ पड़ते हैं कमेंट्स के ज़रिए। जी बिल्कुल। और ये भी कहीं ना कहीं एक अशांति का जो है रूप ले लेता है। और गौर करने वाली बात यह है कि जब सोशल मीडिया में लोग एक दूसरे से मतभेद है, विचारों का मतभेद है या फिर कमेंट्स के ज़रिए एक दूसरे को बुलिंग कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, जो भी हम कहें, ये लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं, फिर भी इस तरह से लड़ पड़ते हैं। तो कहाँ पर समाज में किस चीज़ की कमी है जो हमें ऐसी चीज़ें भी आजकल देखने को मिलती है? जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और इस प्रश्न का उत्तर खोजना कई बार बहुत ही कठिन है। और कैसे किसी भी व्यक्ति को, केवल युवा वर्ग ही नहीं, बच्चे भी और बड़े बुजुर्ग सभी लोग कहीं न कहीं सोशल मीडिया के गिरफ्त में आ चुके हैं। जब लगता है कि कोई व्यक्ति अपने परिवार में या समाज में बहुत अकेलापन फील कर रहा है, महसूस कर रहा है, तो वह सोशल मीडिया की तरफ अग्रसर होता है। एक समय था कि
कि जब लोग अपनी भावनाओं को डायरी में लिख कर रखते थे और किसी को पढ़ने नहीं देते थे, जी। ठीक है। अब वह जो डायरी है वह फेसबुक है। अब वो ऐसा फेसबुक है, यानी मेरे फेस का वो बुक है, कोई भी पढ़ सकता है। जी। कोई भी परेशानी होती है तुरंत हम सोशल मीडिया पर उसको शेयर कर देते हैं। कहीं हम घूमने जाते हैं तो फोटो डाल देते हैं, जी। या कोई भी क्रियाकलाप करते हैं तो हम सोशल मीडिया पर पहुंच जाते हैं। कई बार ऐसा भी लगता है कि कई रूप हो सकते हैं, अलग अलग जो हैं ऐप हैं जिसके मार्फत से हम लोगों से जुड़ते हैं, लेकिन आप जब देखेंगे कि वहाँ पर हमारे बहुत सारे फ्रेंड, कहने के लिए फ्रेंड लिस्ट में हमारे बहुत सारे फ्रेंड होते हैं, और वाकई में कितने फ्रेंड हैं। लेकिन यदि आप उनसे बात करना जी। चाहें या अपनी कोई परेशानी साझा करना चाहें या किसी तरह की सहायता प्राप्त करना जी। चाहें तो वो कितने चीज़ें लोग सामने आते हैं, ये अपने आते आप में हैं। एक बड़ा ये एक सवाल बहुत है। बड़ा प्रश्न है। जी। बड़े बड़े अपार्टमेंट में रहते हैं लोग, पड़ोसी हैं, हम उनसे बात नहीं करते हैं, लेकिन हम उनको व्हाट्सएप पर या इस तरह की किसी भी ऐप के थ्रू जो है हम उनसे संपर्क करते हैं, जी। लेकिन वो भावनाएं नहीं होती। जी। तो क्या होता है कि व्यक्तिगत जीवन में हमें फेस टू फेस लोगों से जो है संवाद करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। और जितना हम सोशल मीडिया के गिरफ्त में आएंगे उतना ही हम अकेलापन फील करेंगे। जी। और कहीं न कहीं हम एक मोबाइल फ़ोन जो है एक जेल की तरह है, एक कारावास है। आप मोबाइल के स्क्रीन में कहीं न कहीं अपने आप को कैद करते हैं। जैसे ही आप फ्री हैं, आप 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए आप मोबाइल फ़ोन में कैद हो जाते हैं और फिर उस दुनिया में आप शांति की खोज करते हैं, जो कि असंभव है। जी। कहीं न कहीं ये सोशल मीडिया अशांति का एक बहुत बड़ा कारण बहुत बनता बड़ा जा कारण रहा है, है। बहुत बड़ा कारण अगर हम है। इसे एक अलग रूप से देखें, आज तो हमारा विषय अलग है, लेकिन जी। बहुत से लोग सोशल मीडिया में बुलिंग के चलते काफ़ी मानसिक तौर पर जो जी। है परेशानी से गुजरते जी। हैं। खासकर हमारे युवा जो है इससे काफ़ी पीड़ित होते हैं, कि कभी-कभार सोशल मीडिया पर ऐसी चीज़ें वो शेयर करते हैं जो फिर उनकी पर्सनल लाइफ को अफेक्ट करने लगती बिल्कुल। है। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कि किसी का सड़क पर कोई दुर्घटना घट गई हो, हम वीडियो बनाने लगते हैं, हमको वहाँ पर उनकी सहायता करनी है, जी। ना कि हम उनका वीडियो बनाकर कहीं सोशल मीडिया पर हम अपलोड कर रहे हैं और जी। उस पर लाइक या अनलाइक जी। जो भी जी। कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि सोशल मीडिया का सकारात्मक पक्ष भी है और नकारात्मक पक्ष भी है। सकारात्मक पक्ष यह है कि हम अपनी भावनाओं को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। लेकिन दूसरी जो नकारात्मक बातें हैं वो यह हैं कि इस पर अफवाह फैलती हैं। कई बार हमें गलत जानकारियां हम साझा कर देते हैं और कई बार समाज के प्रति हमारा नज़रिया बहुत ही बदल जाता है। जी। हम एक दूसरे के प्रति कहीं न कहीं हम द्वेष, घृणा, इस तरह की भावनाओं से ग्रसित हो जाते हैं। तो इससे जो समझदार लोग हैं उनको तो बहुत परेशानी नहीं होगी, लेकिन जो युवा मस्तिष्क है वह कभी इन सब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं और इसके कारण बहुत बड़ी समस्या होती है। कई बार वे अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं, कई बार डिप्रेशन में जा सकते हैं या इस तरह की समस्या हो सकती है, वो अपनी मानसिक शांति खो सकते हैं। तो हमें सोशल मीडिया का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करना चाहिए और समाज में एकरूपता, समानता, न्याय सभी चीज़ों को स्थापित करने के लिए कहीं न कहीं हमें आसपास के लोगों से संवाद करना है, मिलना है, जुलना है, उनसे बातें करनी है और सभी गंभीर विषयों पर विचार विमर्श करके हमें एक ऐसा रास्ता ढूंढना है जिससे समाज में और देश में शांति की बात हो सके और एक कल्याणकारी देश बन सके। बिल्कुल। कहीं न कहीं सोशल मीडिया की हम बात करें, जैसे आपने कहा, उसका नकारात्मक पहलू भी है और सकारात्मक रूप भी है। जी। वो निर्भर हर व्यक्ति पे करता है कि आप उसका उपयोग किस तरह से कर रहे हैं और किस तरह से आप उससे जो है सकारात्मक चीज़ें ले पा रहे हैं। कहीं न बिल्कुल। कहीं
हमें इस बात पर खास ध्यान देना होता है कि वो हमारे जीवन में शांति लाए या फिर लोगों से हमारा जुड़ने का एक माध्यम बने, न कि हमारे जीवन में और तनाव को बढ़ाए। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। काफ़ी सारे पहलुओं पर हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। राष्ट्र स्तर पर यदि हम बात करें तो देश के नागरिक किस तरह से आपसी संबंध ऐसे बना सकते हैं कि इस शांति की भावना, भाईचारे की भावना या अपनेपन की भावना को और भी जो है बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आजकल आपसी मतभेद छोटी-छोटी बातों पर बढ़ जाता है। जी। किसी ने कुछ कहा या नहीं कहा या फिर ना कहने पर भी, मतलब एक दूसरे से जब हम बात नहीं करते हैं थोड़े समय के लिए तो सोचने लगते हैं कि क्या हुआ, क्यों नहीं बात करनी है, या मैं क्यों जाऊँ पहले पहल करने, वो क्यों नहीं आ रहा है ना? जी। जहाँ पर कुछ नहीं है लेकिन हमारे मन में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। जी। आप देखेंगे कि पूरे विश्व में अधिकांश जो देश है, चाहे वो भारत हो, मॉरिशस हो या अन्य भी जो देश हैं, वो जी। लोकतांत्रिक देश हैं। और लोकतांत्रिक देश में शांति बनाए रखने के लिए हमारे पास एक संविधान का भी निर्माण होता है। जी। और संविधान जो है समाज में या देश में एक ऐसी व्यवस्था देता है कि सभी लोग एक दूसरे के साथ न्यायपूर्ण ढंग से और शांति के साथ रह सकें। इसीलिए बहुत सारे कानून भी बनाए जाते हैं जिससे समाज में वैमनस्यता ना फैले, लोग एक दूसरे को हानि ना पहुंचाएं और आपसी भाईचारा के साथ रह सकें। तो एक संविधान का भी उसमें निर्माण होता है। तो पूरे वैश्विक स्तर पर जब हम किसी राष्ट्र को देखते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा आपको कि मॉरिशस एक ऐसा राष्ट्र है जो बहुभाषी है, बहुधार्मिक है, बहुसांस्कृतिक है। और मॉरिशस पूरे विश्व के लिए एक आदर्श राष्ट्र के रूप में देखा जाता है कि यहाँ पर लोग बहुत ही शांति के साथ, भाईचारे के साथ लोग रहते हैं। और उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है कि जितने भी पर्व त्यौहार हम मनाते हैं वो हम सामूहिक रूप से मनाते हैं। और जब हम पर्व त्यौहार में सामूहिक रूप से शामिल होते हैं तो सामूहिकता का जो भाव होता है वह भाईचारे के बिना संभव हो ही नहीं सकता। तो यह मॉरिशस देश की अपनी खूबसूरती है जिस पर हमें गर्व करना चाहिए कि यहाँ विविधता में एकता है। मिली जुली संस्कृति होने के बावजूद जो है एक सांस्कृतिक मजबूती दिखती है, एक सभ्य और सांस्कृतिक समाज का एक रूप दिखता है। और यह पूरे विश्व के लिए एक आदर्श देश है। जी। और अपने आप में हर एक नागरिक का कर्तव्य होता है कि जिस तरह वो अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का निभाता है, उसी प्रकार समाज के प्रति और देश के प्रति भी जो है उसका एक कर्तव्य होता है। क्योंकि कई बार अगर कुछ जीवन में अच्छा नहीं चल रहा होता है या सामाजिक स्तर पर अच्छा नहीं चल रहा होता है तो हम दोष सरकार को देते हैं, जी। संस्थाओं को देते हैं। लेकिन संस्थाओं और जो है सरकार का जितना बड़ा योगदान होता है देश की प्रगति में, वही व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति का भी अपना योगदान होना बहुत ज़रूरी है। जी। कहते हैं ना कि जो भी बदलाव हम समाज में देखना चाहते हैं उसके लिए पहला कदम हमें उठाना चाहिए। बिल्कुल। जब हम लोकतांत्रिक सरकार की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसमें प्रत्येक व्यक्ति शामिल होता है। जी। क्योंकि हम ही उनको चुन कर भेजते हैं। जी। सरकार कोई अलग से संस्था नहीं है, बल्कि वह हमारा जो है एक मुखिया है, एक प्रमुख संस्था है जो हम लोगों की देखभाल करने के लिए बनती है और हम ही बनाते हैं। जी। तो वहाँ पर स्वाभाविक है कि हम यह मानकर चलें कि सरकार कोई एक अलग ढंग से काम करने वाली कोई संस्था नहीं है, बल्कि उसमें हम शामिल हैं और हमें सरकार के साथ सहयोग देकर आगे बढ़ना चाहिए। पहली बात तो यह। दूसरी बात जो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि हमारे जीवन का उद्देश्य है क्या? क्या केवल व्यक्तिगत? मेरा मानना है कि व्यक्तिगत हम होते ही नहीं हैं, क्योंकि हमारी जो भूमिका होती है वह सामूहिक भूमिका होती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हमने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की, हम बहुत अच्छे पद पर पहुँचे, या हम किसी अन्य मार्फत से इस समाज में रह रहे हैं, तब तक हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा जब तक हम अपने देश के लिए
कोई सकारात्मक भूमिका नहीं निभाएंगे। यानी अंतिम लक्ष्य जो है अपने देश को विकसित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमें सामने आना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम किसी भी रूप में, जब हम एक खिलाड़ी होते हैं तो हम देश का मान बढ़ाते हैं, जब हम एक कृषक होते हैं, किसान होते हैं, उसमें भी हम देश का मान बढ़ाते हैं। यानी कोई भी पद न छोटा होता है न बड़ा होता है, लेकिन हमारी भूमिका अलग अलग रूपों से होती हुई गुजरती है और कहीं न कहीं हम देश के निर्माण और उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसलिए जितने भी युवा वर्ग हैं या जो भी व्यक्ति हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे एक ही अनुरोध है कि हमारा उद्देश्य तब तक पूरा नहीं होगा जब तक हम अपने समाज और देश के बारे में नहीं सोचेंगे। बिल्कुल, कहते हैं ना कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है और हर एक व्यक्ति जो भी कार्य कर रहा है अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का योगदान जो है मायने रखता है। ये नहीं है कि वो शायद सफाई का कार्य कर रहा है तो उसका कार्य महत्वपूर्ण नहीं है। जहाँ पर देश के निर्माण में बड़े बड़े पदों की आवश्यकता होती है, वहीं पर छोटे छोटे कार्यों की भी उतनी ही आवश्यकता होती है। कभी कभार ऐसा होता है कि छोटे छोटे कार्य करने के लिए हमें लोग नहीं मिलते हैं। जी बिल्कुल। कितनी समस्याएं होती है। तो हर एक काम अपने आप में महत्वपूर्ण है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। और अगर हम विश्व स्तर पर बात करें तो इस दिवस का क्या महत्व है, खासकर यूएन का भी योगदान पर हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जब एक ऐसे दिन को मना रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा महत्वपूर्ण कारण तो होगा ही। जी देखिए, यूनाइटेड नेशन की जो स्थापना हुई है वह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई है। जी। उसके बाद इस संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य हो गया कि पूरे विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखनी है। जी। और आप देख रहे हैं कि पूरे विश्व में कहीं न कहीं सीमाई जो है मतभेद है, कई देश आपस में लड़ रहे हैं और आर्थिक मतभेद भी चल रहे हैं। जो विश्व में बहुत ही सीमित संसाधन हैं, पेट्रोल है, डीजल है, उनके लिए भी कई बार मतभेद पैदा होते हैं। और हमारा पूरा विश्व जो है आज कहीं न कहीं इस संघर्ष के मुहाने पर खड़ा है, जहां लगता है कि पूरी विश्व की सभ्यता और मानवता किसी बड़े संकट से गुजर रही है। इसका बहुत ही अच्छा समाधान है जो भारतीय परंपरा में है, जो हमारी संस्कृति का मूल है, वह है वसुधैव कुटुंबकम। यानी इस वसुधा में रहने वाले सभी लोग हमारा क्या है, परिवार का हिस्सा है। जी। परिवार है। और उस परिवार में क्या है, आज की जो सबसे बड़ी चुनौती है, वह सबसे बड़ी चुनौती है देखेंगे जलवायु परिवर्तन है, खान पान है, रहन सहन है, आर्थिक चुनौतियां हैं और इस तरह की बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने जो हैं उपलब्ध हैं। और उन सभी का निदान यदि है तो वसुधैव कुटुंबकम में है। केवल अपने बारे में ही नहीं सोचना है, इस वसुधा के बारे में भी सोचना है। यानी यहाँ पर जितना जल है, जितना संसाधन है, उन सभी का उपयोग हमें सोच समझ कर करना है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए हमें एक ऐसी पृथ्वी उनके हाथ में सौंपनी है जिस पर वे गर्व कर सकें कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए इतना अच्छा जो है संसाधन छोड़ कर रखा है। हम पृथ्वी का दोहन ना करें और उसको उस तरह से क्षति ना पहुंचाएं कि आने वाली पीढ़ी के लिए जो है बहुत ही दुखदाई हो। तो हमारा काम होता है कि हम आने वाली हर पीढ़ियों के लिए एक ऐसे समाज, देश, प्रकृति और का निर्माण करें जिससे कि सभी को यहाँ पर विकसित होने का एक पूरा मौका मिल सके और वे शांति के साथ जी सकें। इस पर हमें बहुत ही ज़्यादा विचार विमर्श करने की ज़रूरत है।
बिल्कुल। चलिए इसी के साथ हम हमारे कार्यक्रम के लगभग अंत तक आ गए हैं। आज हमने शांति से साथ मिलकर रहने पर जो है चर्चा की। इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस को हर मई महीने की 16 तारीख को मनाया जाता है। जाते-जाते प्रोफ़ेसर जी आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे जितने श्रोता और दर्शक इस समय हमारे साथ जुड़े हैं उनको? जी, बिल्कुल। इस खास दिवस पर मैं सभी दर्शकों से या यही कहना चाहूँगा कि समाज में हमें प्रेम और मानवता की स्थापना करनी चाहिए। यदि हम प्रेम और मानवता की स्थापना करने में असफल हो जाते हैं तो कहीं न कहीं हम लोग व्यक्तिगत रूप से असफल होते हैं। यानी हमारा जो जीवन का उद्देश्य है वो सामूहिकता में है। हमें समूह के बारे में सोचना चाहिए, वहाँ किस तरह से हम शांति स्थापित कर सकते हैं उसके बारे में विचार विमर्श करना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सबके सुख को ध्यान में हमें रखना है और हमें आगे के बारे में सोचना है। यदि हम समाज में शांति स्थापित कर पाएंगे, पूरे विश्व में शांति स्थापित कर पाएंगे, तभी हम एक सभ्य और सुसंस्कृत समाज का निर्माण कर पाएंगे और तभी हम खुश रह पाएंगे और खुद भी शांत रह पाएंगे। तो जियो और जीने दो। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर जी, हमारे कार्यक्रम से आप जुड़े और इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग इन पीस टुगेदर पर आज हमने चर्चा की। और इसका कुछ ही शब्दों में अगर कहें तो ये सिर्फ हमें ये सिखाता है कि किस तरह से हम प्रेम से, सम्मान से और एक दूसरे का सहयोग करते हुए अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश और फिर विश्व स्तर पर एक साथ मिलजुल कर रह सकते हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही। हमारे कार्यक्रम का समय लगभग समाप्त होने को चला। जितने श्रोता और दर्शकों ने हमारा साथ दिया, आप सभी का भी बहुत बहुत आभार। आप लोगों को याद दिला दे, इस कार्यक्रम का रीब्रॉडकास्ट जो है आप सुन पाएंगे रेडियो मनोरंजन पर दोपहर के 3 बजे। साथ ही इसे आप दोबारा देख पाएंगे आज ही MBC के चैनल 3 पर दोपहर के 4 बजे। तो जाते जाते एक बार फिर से प्रोफेसर राजशेखर जी आपका धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आज के इस विषय को लेकर आपने इतनी सारी जानकारियाँ दी। साथ ही हम धन्यवाद देंगे हमारी प्रोडक्शन टीम का, हमारी टेक्निकल टीम का, हमारे प्रोड्यूसर रहे अविनाश बिसुंदयाल जी, आपका धन्यवाद। साथ ही हम धन्यवाद देंगे फैज़ान और उरुषा को जिन्होंने हमारा सहयोग दिया इस कार्यक्रम के अंतर्गत। तो आज का दिन आप सभी के लिए शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी कामना हम करते हैं। दोबारा आपसे हम मिलने फिर लौटेंगे। नमस्कार आप सभी को। आज की चर्चा रेडियो मॉरिशस।